नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों की तपती दोपहर थी। घर के कामों में उलझी हुई मैं अपने ही ख्यालों में कहीं खोई हुई थी कि तभी अचानक धड़ाम की तेज आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं हड़बड़ाकर होश में आई और घबराकर अपने चारों ओर देखने लगी। उस समय कमरे में मैं अकेली थी, बाकी सब बाहर थे। यह कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, जिसकी खास सफाई की जाती थी क्योंकि ज्योतिमा को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, चाहे वह नाम मात्र ही क्यों न हो। मैं बहुत संभलकर कमरे की सफाई कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझसे जरा भी चूक हुई तो ज्योति माँ से मेरी खैर नहीं। मैं उनकी बद्दुआ नहीं लेना चाहती थी क्योंकि बचपन से सुनती आई थी कि हिंजड़ों की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। तभी बाहर से किसी की जोरदार चीख सुनाई दी, जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं झाड़ू वहीं छोड़कर तेजी से बाहर की ओर दौड़ी। बाहर आकर देखा तो सारे हिंजड़े एक जगह जमा हो चुके थे और बीच में कुछ ऐसा था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। ज्योति माँ को सभी ने घेर रखा था। दूर से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पास गई यह देखकर मैं दंग रह गई कि सभी हिंजड़े रो रहे थे। मैंने थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो ज्योति माँ के हाथों में एक नन्हा बच्चा था, जो सफेद कंबल में लिपटा हुआ था, बेहद सुंदर, बिल्कुल किसी फरिश्ते जैसा। उसे ज्योति माँ की गोद में देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई। बिना किसी से पूछे ही मैं समझ गई थी कि वह बच्चा भी एक हिंजड़ा ही था, जिसे उससे माँ बाप पाप समझकर यहाँ छोड़ गए थे। दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि उस मासूम की जिंदगी अब बदल जाएगी, बल्कि इस बात का भी था कि उसके माँ बाप ने उसे अपनी औलाद नहीं बल्कि बोझ समझा। वह बच्चा जो अपनी किस्मत से अनजान था, उसे अपनी माँ की गोद में होना चाहिए था, उसकी ममता में पलना चाहिए था। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। हमारे समाज में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ ऐसे बच्चों को अपनाया जाता हो, उन्हें आम बच्चों की तरह प्यार और सम्मान दिया जाता हो। अधिकतर लोग या तो ऐसे बच्चों को हिंजड़ों के पास छोड़ जाते हैं या फिर उन्हें दुनिया के तानों के बीच जीने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे ऐसे माँ बाप पर हैरानी होती थी जो अपने ही खून को यूं छोड़ देते हैं, यह सोचे बिना कि माँ बाप के बिना एक बच्चा कैसे जी पाएगा। मैं इन ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी मेरी नज़र जमीन पर पड़ी एक पर्ची पर गिर गई। मैंने झुककर उसे उठाया। तब तक बाकी हिंजड़े उस बच्चे को अंदर ले जा चुके थे। मैंने पर्ची को खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था कि मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैं इस बच्चे को अपने साथ रखती हूँ तो मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। मेरे सिर पर मेरे माँ बाप का साया भी नहीं है जहाँ मैं जाकर सहारा ले सकूं। इसीलिए इस बच्चे को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ इसे एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। इसकी माँ की मजबूरी समझकर इसे पाल लीजिए और मुझे बद्दुआ मत दीजिएगा। यह पढ़कर मेरा दिल और भी भारी हो गया। मुझे समझ आ गया था कि कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो चाहकर भी अपनी औलाद को अपने पास नहीं रख पाती। यह भी सच्चाई है कि अक्सर लोग ऐसे बच्चों को स्वीकार नहीं करते। बेटे को किसी तरह अपना लिया जाता है, लेकिन हिंजड़ी बच्चियों को कोई अपनाना नहीं चाहता। मैंने गहरी सांस ली और पर्ची को हाथ में थामे अंदर चली गई। अंदर सभी हिंजड़े उस बच्ची को लेकर रो रहे थे, उसकी किस्मत पर, उसके आने वाली जिंदगी पर। थोड़ी ही देर में उस बच्ची का नाम चंचल रख दिया गया और उसे संभालने की जिम्मेदारी एक हिंजड़े को दे दी गई। मैंने वह पर्ची ज्योति माँ को दे दी, जिसे उन्होंने अपनी अलमारी में संभाल कर रख लिया। वह यहाँ की सबसे बुजुर्ग और सरदार थी, जिसकी बात यहाँ अंतिम मानी जाती थी, चाहे पैसों का मामला हो या कहीं जाने का। कुछ ही देर में सबने अपने आंसू पोंछे और उस बच्चे के आने की खुशी में नाचने लगे, जैसे उसे अपने परिवार का हिस्सा बना रहे हो। मैं फिर से अपने काम में लग गई, लेकिन मन कहीं और अटका हुआ था। शाम तक काम खत्म करके जब मैं घर जाने लगी तो ज्योति माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे डर लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन सोचने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आया। मैं थोड़ा घबराते हुए उनके कमरे में गई और धीमे से बोली, आपने मुझे बुलाया ज्योति माँ? उन्होंने प्यार से कहा, हाँ, यह कुछ फल और खाना है, अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने जल्दी से अपना वह सामान लिया, उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने मुझे दुआएं दी और मैं वहां से निकल गई। उस दिन घर आकर मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी,
लेकिन मन में चंचल की मासूम सूरत और उसकी किस्मत बार बार घूमती रही, जिस पर मैं एक बार फिर दिल से ही ज्योति माँ को धन्यवाद कर रही थी। मैंने अपने छोटे भाई बहनों को माँ को खाना खिलाया और फिर सोने के लिए लेट गई थी। थकान से मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। अगले दिन मैं मामूली के हिसाब से ही सुबह सुबह ज्योति माँ के घर पहुंच गई। मैं सुबह से शाम तक वहीं रहती थी। 3 वक्त का खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, यह सब काम मेरे ही जिम्मेदारी पर थे। दोपहर का खाना खाने के बाद ज्योति माँ को कहीं जाने का बुलावा आ गया था, जिस पर वह बाकी हिंजड़े को लेकर किसी शादी में चली गई थी। अब घर में सिर्फ मैं और वह मौजूद थी, जिन्हें चंचल की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। चंचल को लेकर वह अपने कमरे में बंद हो गई थी, जबकि मैं उस वक्त ज्योति माँ के कमरे की दूसरी बार सफाई कर रही थी। पूरे दिन की थकी हारी मैं अब बेहद थकावट महसूस कर रही थी। मन कर रहा था कि बस चादर तानकर अभी सो जाऊं। मैंने ज्योति माँ के कमरे की सफाई की और बाहर कदम रखा। अब मैं बरामदे की सफाई करने के बाद सामने वाले कमरे में आ गई। सामने ही हिंजड़ों का बिस्तर लगा हुआ था। मैं उनके कमरे का सारा बिखरा हुआ सामान उठाते हुए सफाई करने लगी थी। अचानक मुझे जोरदार चक्कर आया और मैं गलती से हिंजड़ों के बिस्तर पर बैठ गई। अभी मैं खुद को संभाल ही रही थी कि तभी एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आते देखकर मैं घबरा गई और तेजी से उसे दूर जाकर खड़ी हो गई। चलो, ज्योति माँ ने तुम्हें बुलाया है, उस आदमी ने मेरे करीब आकर मुझे सिर से पांव तक घूरते हुए कहा। उसकी नज़रों से मैं और ज़्यादा डर गई और घबराकर बोली, मैं हिंजड़ा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसने मुझे देखा, फिर अचानक ठहाका लगाकर हंस पड़ा और कहने लगा, अक्सर मुजरिमों को तो यह कहते हुए देखा है कि जुर्म करके भी कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मगर किसी हिंजड़े को पहली बार देख रहा हूँ जो कह रहा है कि मैं हिंजड़ा नहीं हूँ। हसीन तो तुम बहुत हो, मगर हो तो हिंजड़ा ही ना। अब चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, उस बच्ची को भी साथ ले लेना। उसके इस तरह कहने पर इस बार मेरा माथा ठनका। मैंने घबराकर पूछा, किस बच्ची को? उस आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा, उसी बच्ची को जिसे तुम लोग पाल रहे हो और जो अभी कुछ दिन पहले तुम लोगों के पास आई है, उसे भी साथ लेकर चलो। उसकी बात सुनते ही मुझे चंचल का ख्याल आया। वह उसी के बारे में कह रहा था। मेरे लाख समझाने के बावजूद वह नहीं माना। मुझे लगा कि अगर मैं और विरोध करूंगी तो वह मेरे साथ बदतमीजी करने लगेगा। इसीलिए बेहतर समझा कि उसके साथ चली जाऊं और साथ ही चंचल को भी ले जाऊं, क्योंकि उसने कहा था कि ज्योति माँ ने बुलाया है। मैं उस आदमी के साथ दूसरे कमरे में आई, मगर वहाँ न तो चंचल थी और न ही वह जिसे उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस हिंजड़े का नाम पलक था। उसे वहाँ न पाकर मैं परेशान हो गई, जबकि वह आदमी अलग ही गुस्से में था। वह मुझे लेकर सीधे ज्योति माँ के पास पहुँचा। वहाँ एक शादी वाला घर था, जहाँ बाकी हिंजड़े नाच गा रहे थे और पैसे बटोर रहे थे, लेकिन ज्योति माँ का एक तरफ बैठी हुई थी और हुक्का पी रही थी। वह आदमी मुझे उनके पास ले गया। मुझे देखकर ज्योति माँ चौंक गई और बोली, तुम क्यों आ गई हो? मैंने तो पलक को बुलाया था। ज्योति माँ ने उसका नाम लेकर कहा, जिसे चंचल की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ज्योति माँ का सवाल सुनकर मेरे साथ खड़ा आदमी हड़बड़ा गया, जिस पर मैंने उसे जताती हुई नज़रों से देखा और कहा, मैंने तो इस आदमी से कहा था कि मैं हिंजड़ा नहीं हूँ, मगर यह माना नहीं और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ आने पर मजबूर कर कर ले आया। लेकिन पलक घर पर नहीं है और न ही चंचल वहाँ थी। मेरी बात सुनकर ज्योति माँ गुस्से से खड़ी हो गई। क्या मतलब है? वह वहाँ नहीं थी? उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा। वह तो घर पर ही रहती है और बिना मुझसे पूछे कहीं नहीं जाती। फिर कहाँ गई और क्यों गई? उनका गुस्सा देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी और थोड़ा पीछे हट गई। मुझे नहीं पता ज्योति माँ, मैं तो सफाई कर रही थी। यह आदमी मुझे यहाँ ले आया। मैंने फिर उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब ज्योति माँ का पूरा ध्यान उस आदमी की तरफ हो गया। उन्होंने गुस्से में उससे कहा, तुम्हें मैंने पलक को लाने भेजा था, जिसके पास चंचल थी, और तुम इसे उठा लाए। यह तुम्हें कहीं से भी हिंजड़ा लग रही है। यह हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी है, जिसे तुम पलक की जगह पकड़ कर लाए हो। वह न जाने कहाँ चली गई और चंचल समेत सबको बुलाओ, वापस जाना है हमें।
ज्योति माँ के गुस्से भरे शब्द सुनकर वह आदमी घबराकर सिर हिलाने लगा और बाकी सबको बुलाने चला गया। वैसे भी अब महफिल खत्म हो चुकी थी, नाच गाना भी बंद हो गया था। सब हैरान परेशान से इकट्ठा हो गए और ज्योति माँ से पूछने लगे कि क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस जाना पड़ रहा है। तब ज्योति माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पलक घर में नहीं है और चंचल को भी साथ ले गई है। हो सकता है उसे बहलाने के लिए कहीं ले गई हो और अब तक वापस आ गई हो, लेकिन हमें तुरंत चलना होगा यह देखने के लिए कि वह घर पर है भी या नहीं। उनकी बात सुनकर सबने सहमति से सिर हिला दिया और हम सभी जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। मैं भी उनके साथ थी, क्योंकि मुझे यह सब जानने की उत्सुकता थी कि आखिर हुआ क्या है। क्या सच में पलक चंचल को लेकर गायब हो गई है या वापस आ गई होगी। मुझे अपने घर वालों की ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि माँ ने खाना बना लिया होगा। सुबह ही मैंने जरूरत के हिसाब से राशन घर में रखवा दिया था। कुछ ही देर में हम गाड़ी से घर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि पलक अब तक वापस नहीं आई थी। ज्योति माँ के साथ साथ बाकी सभी की चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिर वह गई कहाँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई किसी नन्हे बच्चे को लेकर वहां से चला जाए। और वैसे भी पलक बहुत समझदार और सुंदर थी, जिस पर ज्योति माँ आंख बंद करके भरोसा करती थी। पलक बचपन से ही वहां रह रही थी। पहले यहाँ की ज्योति माँ और कोई और थी, जिनकी मृत्यु के बाद वर्तमान ज्योति माँ ने सब संभाल लिया था। जब पलक यहाँ आई थी तब वह 5 साल की थी और उस समय की ज्योति माँ करीब 18 साल की थी। इतने सालों के साथ की वजह से ज्योति माँ को पलक पर बहुत भरोसा था। अब उन्होंने अपने खास आदमियों को पलक की तलाश में लगा दिया और उसकी तस्वीर भी उन्हें दे दी, ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। वे दोनों आदमी इसी घर के पीछे बने कमरे में रहते थे और रात में भी वहीं रहते थे। एक तरह से वे घर के रखवाले थे। अब वही दोनों पलक और चंचल को ढूंढने निकल पड़े थे। घर में सब बहुत परेशान थे और दुआ कर रहे थे कि पलक जल्द मिल जाए। मैं रात भर सबको चाय पानी देती रही, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। पूरी रात कोई भी नहीं सो पाया और देखते ही देखते सुबह हो गई। गार्ड भी सारी रात ढूंढते रहे, मगर पलक का कोई पता नहीं चला। अगले दिन ज्योति माँ थाने गई और पलक व चंचल के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। सुबह का नाश्ता बनाकर मैंने सबको दिया और फिर खुद भी ज्योति माँ के साथ पलक की तलाश में निकल पड़ी। यहाँ काम करते हुए मुझे 4 साल हो चुके थे और इस दौरान मेरी सभी हिंजड़ों से गहरी दोस्ती हो गई थी। इसीलिए सब पलक के लिए बहुत चिंतित थे। यहाँ काम करने से पहले मैं बेहद गरीब थी, क्योंकि मेरा संबंध एक गरीब परिवार से था। मैं 18 साल की थी जब मेरे पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। मेरे छोटे भाई बहन इतने छोटे थे कि कुछ काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए पापा के जाने के बाद मैंने ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर में कुछ पैसे आने लगे, जिससे हमारा गुजारा होने लगा। मेरे पिता मजदूरी करते थे और उन्होंने भविष्य के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा था, इसीलिए मुझे काम करना पड़ा। माँ भी घर पर कपड़ों की सिलाई करती थी। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन पापा के जाने के बाद आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। लोगों के घरों में काम करते हुए मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी समय पर तनख्वाह नहीं मिलती, कभी किसी चीज़ के टूट जाने पर पैसे काट लिए जाते, तो कभी मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की जाती। एक दिन मैंने एक बच्चे को डांट दिया जो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, तो उसकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। उस दिन मैं सड़क पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था और घर में खाने के लिए सब्जी तक नहीं थी। तभी एक हिजड़ा मेरे पास आकर बैठ गया, जिससे मैं घबरा गई और उठकर खड़ी हो गई। तभी सामने ज्योति माँ खड़ी थी। उन्होंने मुझसे रोने की वजह पूछी, तो मैंने रोते हुए सब कुछ बता दिया। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मुझे दिए। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने हल्की डांट के साथ वे पैसे मेरे हाथ में थमा दिए और साथ ही एक पर्ची भी दी, जिस पर एक पता लिखा हुआ था। मैंने रोना बंद करके ना समझे से ज्योति माँ की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो और हमारा एहसान मानो तो हमारे घर काम करने आ जाना। हमें एक नौकरानी की जरूरत है जो घर के सारे काम संभाल सके। उनके शब्द सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई और धीरे से बोली,
मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं रोज काम करने आ जाया करूंगी। इतना कहते ही ज्योति माँ ने प्यार से मेरे सिर थपथपाया और अपने साथियों के साथ वहां से चली गई। उस दिन से मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। मैं रोज उनके घर काम करने जाने लगी। धीरे धीरे मेरी सभी हिंजड़ों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मुझे वहां काम करते हुए अभी किसी तरह कोई परेशानी नहीं हुई। न किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की, न कभी डांटा। तभी मुझे एहसास हुआ कि हिंजड़े चाहे मर्द हो या औरत, वे भी इंसानियत को उतना ही गहराई से समझते हैं। ज्योति माँ मुझे हर महीने अच्छी खासी तनख्वाह देती थी, जिससे मेरा और मेरे परिवार का आराम से गुजारा हो जाता था। वे लोग मुझे रात को घर जाने से पहले पका हुआ खाना और फल फ्रूट भी देते थे और कभी इसका एहसान भी नहीं जताते थे। मुझे वहाँ काम करते हुए 4 साल हो चुके थे और अब मैं 22 साल की हो गई थी। इन 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई बच्चा यहाँ छोड़कर गया था। जवान लोग तो अक्सर यहाँ आते थे और यहीं के होकर रह जाते थे, लेकिन पलक की गुमशुदगी सबके लिए बहुत बड़ा दुख बन चुकी थी। हम सब ढूंढते ढूंढते एक बस स्टॉप पर पहुंच गए, जहाँ कई बसें खड़ी थी। कुछ यात्री उतर रहे थे तो कुछ चढ़ रहे थे। हम सब ज्योति माँ के साथ हर बस ड्राइवर और कंडक्टर के पास जाकर पूछताछ कर रहे थे और पलक की तस्वीर भी दिखा रहे थे, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। तभी हमें एक आखिरी बस की तरफ बढ़े, इस उम्मीद में कि शायद कुछ पता चल जाए, और वहीं हमें जानकारी मिल गई कि पलक इसी बस में बैठकर कहीं गई थी। यह सुनते ही हम सब उसी बस में बैठ गए। करीब आधे घंटे बाद बस हमें उस जगह उतार गई जहां पलक उतरी थी। वहां से लोगों से पूछते पूछते हम उस घर तक पहुंच गए जहां किसी ने बताया कि पलक वहां आई थी। जब हम उस घर के सामने पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि पलक दरवाजे के बाहर बैठी थी, चंचल को कंबल में लपेटे हुए। दरवाजा अंदर से बंद था और उसके हाथ में एक छड़ी थी, जिसे वह हर कुछ सेकंड बाद दरवाजे को जोर जोर से बजा रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, अपने लिए नहीं, चंचल के लिए। हम सब हैरान थे। ज्योति माँ के पीछे पीछे हम उसके पास पहुंचे। हमें देखते ही वह घबराकर खड़ी हो गई और तुरंत रोने लगी। चंचल को सीने से लगाए उसने ज्योति माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। ज्योति माँ ने उसके जुड़े हुए हाथ खोले और गंभीर स्वर में पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा, और यह घर किसका है? यह सुनते ही पलक फिर फूट फूट कर रोने लगी। चंचल को कसकर पकड़े हुए बोली, यह मेरे माँ बाप का घर है, अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। यहाँ अब मेरा भाई और भाभी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। पलक की यह बात सुनकर ज्योति माँ ने फिर पूछा, उनसे चंचल का क्या संबंध है? इस पर पलक ने कांपती आवाज में कहा, चंचल मेरी भतीजी है, मेरे सगे भाई की बेटी। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। ज्योति माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि चंचल तुम्हारी भतीजी है? उसे तो कोई अनजान औरत हमारे दरवाजे पर छोड़ गई थी। तब पलक ने चंचल का सीधा बाजू उठाया और वहां मौजूद बड़े से तिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हमारे खानदान की पैदाइशी निशानी है। ऐसे ही निशान मेरे कंधे पर भी है, मेरी माँ के कंधे पर भी था और मेरे भाई के कंधे पर भी है। मुझे पहले शक हुआ कि इस बच्ची से मेरा कोई रिश्ता है, इसीलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया और उससे यह साबित हो गया कि यह मेरे खून की है, मेरे ही भाई की औलाद है, क्योंकि मेरा एक ही भाई था, बहन कोई भी नहीं थी। तभी मुझे समझ आ गया कि यह मेरे भाई की ही औलाद होगी। तभी मैं आप सबको बिना बताए यहाँ चली आई, अपना और चंचल का हक मांगने के लिए। जैसी जिंदगी मैंने बिताई थी, नाच गाकर और सड़कों पर भीख मांगकर, मैं नहीं चाहती थी कि चंचल भी वैसी ही जिंदगी बिताए। मैं चाहती थी कि चंचल पढ़ लिख जाए और आम इंसानों की तरह सामान्य जिंदगी जिए, लेकिन मैं जानती थी कि यहाँ रहते हुए यह मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आ गई। पलक इतना कहकर चुप हो गई। ज्योति माँ ने गहरी सांस भरी, जैसे वह सब कुछ समझ गई हो। तभी मैंने हैरानी से पूछ लिया, क्या तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया था? मेरे सवाल पर ज्योति माँ ने मुझे घूर कर देखा तो मैं अपने होठों को दांतों तले दबाकर चुप हो गई। पलक रोते हुए कहने लगी, मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं, बल्कि सिर्फ मेरी माँ ने घर से निकाला था, क्योंकि मैं न तो औरत थी न ही मर्द, बल्कि उन दोनों के बीच की थी, यानी एक हिजड़ा। मेरी माँ को बेटी ही स्वीकार नहीं थी
और तो मैं तो एक हिजड़ा थी। उसने मुझे कभी अपने पास नहीं आने दिया, बल्कि हमेशा मुझसे नफरत की। मेरे पापा को भी मैं खास पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी नफरत का खुलकर इजहार नहीं किया। न ही मुझे बुलाते, न ही डांटते, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मुझे मेरी दादी ने पाला पोसा। मेरी सगी माँ मेरे बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके कपड़े धोती, उसे नहलाती, स्कूल भेजती, उसके साथ खेलती, उसके नखरे उठाती। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझे दुत्कारती रहती थी, मुझसे नफरत करती थी। मैं उनके पास जाती तो वह मुझे झटक देती, मुझ पर गुस्सा निकालती। मुझे लाड प्यार देना तो दूर, वह मुझे देखना भी पसंद नहीं करती थी। मेरी दादी ही थी जिन्होंने मुझे हर चीज़ दी, मुझे खाना खिलाया, मेरा हर काम किया। पापा वैसे भी मुझे न प्यार करते थे न डांटते। मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी दादी अक्सर उन्हें समझाती थी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता था। वे हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते थे। आखिरकार दादी ने भी कहना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। वे दोनों बस मेरे बड़े भाई में ही खोए रहते थे, जैसे मैं इस घर में थी ही नहीं। मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मुझसे इतनी नफरत क्यों की जाती है। धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल ऐसे ही गुजार दिए। 5 साल की उम्र तक मेरी दादी ही मेरा सहारा थी, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। तभी मेरे पापा मुझे हिंजड़ों के पास छोड़ आए। उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी, उनसे विनती की थी कि मुझे खुद से दूर मत करो, लेकिन उन्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। फिर मैं हमेशा के लिए ज्योति माँ के पास ही रह गई। बड़ी होने पर मुझे भी वही सब करना पड़ा जो हर हिंजड़ा करता है। मजबूरी में नाचना, गाना और पैसे कमाना। मुझे यह जिंदगी कभी पसंद नहीं थी, लेकिन मैं मजबूर थी। अगर मैं काम करने से मना करती तो बाकी लोग भी मना कर देते। क्योंकि मैं कोई अकेली नहीं थी, इसीलिए मैं चुप हो गई और कभी शिकायत नहीं की। हिंजड़ों के साथ मिलकर ही काम करती रही और कभी वापस अपने माँ बाप के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि वे फिर मुझे धुतकार देंगे। इतने साल बीत जाने के बाद जब चंचल मेरी जिंदगी में आई तो मैंने ठान लिया कि उसके साथ वह सब नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसी के लिए मैं इंसाफ मांगने यहाँ आ गई हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे दुत्कार दिया था, मगर चंचल खुशकिस्मत है कि उसकी माँ उसे अपनाना चाहती है, भले ही उसका पिता नहीं। मेरे माँ बाप तो कब के इस दुनिया से जा चुके हैं। मैंने चंचल के पिता यानी अपने भाई से बहुत विनती की, लेकिन वह उसे रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए मैं बाहर आकर बैठ गई थी कि तभी उठूंगी जब वह चंचल को स्वीकार कर लेगा। हर आने जाने वाला मुझसे पूछता था और मैं फक्र से बताती थी कि मैं इसी घर की संतान हूँ, अपने भाई की इकलौती बहन हूँ और यह उसकी ही औलाद है। पलक इतना कहकर चुप हो गई। हम सबने अपनी आंसुओं से भरी आंखें पोंछी। सच तो यह था कि ज्यादातर हिंजड़ों की कहानी कुछ ऐसी ही होती है जैसी पलक की थी, और अब उसकी भतीजी चंचल की भी। उन्हें अपने ही घर वाले स्वीकार नहीं करते, जबकि वह घर उन्हीं का होता है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, बल्कि उन्हें तो भगवान ने ऐसा बनाया होता है। जो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते वे कहीं न कहीं भगवान के फैसले को ही ठुकराते हैं। हम सब यही सोच ही रहे थे कि तभी अंदर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और एक औरत बाहर आई। उसने पलक से चंचल को लिया, उसे बार बार चूमा और अपने सीने से लगा लिया। वह चंचल की माँ थी। उसने सबके सामने कहा कि वह चंचल को अपने पास रखेगी और अपने पति से तलाक ले लेगी। अब वह अपनी ननंद पलक के साथ मिलकर अपनी बेटी की परवरिश करेगी। तब भी चंचल का पिता यानी पलक का भाई बाहर आया और रोते हुए बोला, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, तुम चंचल को अपने पास रख लो। इस पर चंचल की माँ ने दृढ़ आवाज में कहा, सिर्फ चंचल ही नहीं, पलक भी हमारे साथ रहेगी। आखिर वह मेरी ननंद है। पलक का भाई नम आंखों से पलक को देख रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। पलक भी रोते हुए उसके गले लग गई। हमारे माँ बाप ने जो नफरत मुझमें भरी थी वही मैं तुम में भी भर बैठा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, उसने भर्राई आवाज में कहा। पलक ने सिर हिलाकर उसे माफ कर दिया। इसके बाद पलक ने मुड़कर ज्योति माँ की तरफ देखा। ज्योति माँ ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि अब उसे अपना परिवार मिल गया था।
इससे बढ़कर उन्हें और क्या चाहिए था। पलक अपने भाई भाभी और चंचल के साथ घर के अंदर चली गई। हम सभी नम आंखों के साथ वापस अपने घर लौट आए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगली नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझ पर अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।